मोदी जी ने देश के अमृत काल के फाउंडेशन रखने की दिशा में जिस विजन और रोड मैप के साथ काम किया है, उसी रोड मैप को चरितार्थ करता हुआ यह बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप कैसा होगा, किस स्ट्रेटजी, किस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे आने वाले 2 दशकों में, इसके लिए रोड मैप जुलाई के पूर्ण बजट में वो प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो मोदी जी ने जो बड़ा लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य भारत के लिए निर्धारित किया है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके एक फाउंडेशन के रूप में, उसके नींव के रूप में यह बजट काम करेगा। सबसे अच्छी चीज इसमें क्या नजर आ रही है आपको कि जिससे इसमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों, इन सब के लिए तो बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं, उनको मदद करने वाली योजनाएं तो हैं ही, जो कि किसी भी विकासशील देश के ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा जो बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने भी कोट किया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और मोदी जी ने उसमें अंतिम शब्द जोड़ा है, जय अनुसंधान। तो जब तक कोई राष्ट्र रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान की दिशा में, वैज्ञानिक शोध की दिशा में, इनोवेशन की दिशा में, स्टार्टअप्स की दिशा में काम नहीं करता, तब तक वो बड़ा नहीं बन सकता। क्योंकि आज की दुनिया नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, इसलिए आज की दुनिया में इनोवेशन सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, किसी के पास कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, अगर उससे कुछ बड़ा कुछ करना चाहता है, तो 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था इस बजट में की गई है, जो भारत में इनोवेशन कल्चर को, दुनिया में भारत को इनोवेशन के हब के रूप में स्थापित करने के लिए, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के हब के रूप में स्थापित करने के लिए, और भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम मुझे नजर आया। आप जो बजट पेश करेंगे अभी, आपकी क्या प्राथमिकता है? कांग्रेस निराशाजनक बावजूद इसके बता रही है, इतनी खूबियां आप बताएं इसके बाद। कांग्रेस न समझ सकती, न समझना चाहती, और समझने के बाद न आप लोगों को बताना चाहती। कांग्रेस का स्पष्ट नीति रही पूरे 50 सालों में, पूरी तरह से लूटो और लुटवाओ, जबकि मोदी जी ने साफ कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। निर्मला सीतारमण जी ने साफ तौर पर कहा है कि वे एक श्वेत पत्र जारी करेंगी, वाइट पेपर लाएंगी, जिस पे 2014 की नीतियां किस तरह से कुशासन के प्रतीक थी, और अभी जो सुशासन के गुड गवर्नेंस के पारदर्शी और रिफॉर्म एजेंडा मोदी जी ने सेट किया है, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में श्वेत पत्र वे लाएंगी। इससे कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कैसे ये देश के टैक्स को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे थे, कैसे देश के संसाधनों को ये अपने जेबों में भर रहे थे, कैसे सिस्टम का सत्यानाश कर रहे थे, वह उस श्वेत पत्र में उसका खुलासा होगा। आपके बजट में क्या रहेगी प्राथमिकता? लोकसभा चुनाव को लेकर लगा था काफी बड़ी घोषणाएं होंगी, आम जनता को राहत मिलेगी टैक्स में, लेकिन ऐसा कोई बड़ा दिखा नहीं, ऐसा आम लोगों की राय है। मोदी जी वो कार्य ही नहीं करते जो जनता को अच्छे लगें, वे सारे कार्य करते हैं जो जनता के लिए वास्तव में अच्छे होते हैं। जिस तरह से उन्होंने जो नीतियां अपनाई हैं, वे पूरी तरह से लोगों को सक्षम बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में उनका फोकस रहता है। उनकी नीतियों का ही परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज इस बजट में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में कहा गया कि कैसे 11.8 करोड़ किसानों को सीधा किसान सम्मान निधि दी जा रही है, कैसे डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए ज़रूरतमंदों के खाते में डाले गए हैं, और उससे 2.7 लाख करोड़, 2,70,000 करोड़ रुपए का जो लीकेज था उसे रोका गया है। इस तरह के सभी को लाभ देने वाले अनेकों कार्य किए गए हैं। उससे समाज के आखिरी छोर पर खड़े सबसे गरीब, ज़रूरतमंद, दलित, आदिवासी भाइयों को भी फ़ायदा हो रहा है, और महिलाओं, युवाओं को भी फ़ायदा हो रहा है, और देश भी आर्थिक तरक्की की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपकी प्राथमिकता क्या होंगी सर एज ए वित्त मंत्री? बहुत सारी चीज़ें आज मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन हमारे पूरे सरकार की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो निश्चित रूप से मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी हमने अपने
संकल्प पत्र में घोषित किया था और उसी के अनुरूप निश्चित रूप से हमारे बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उस पर समर्पित होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में दीर्घकालिक रूप से छत्तीसगढ़ किस दिशा में कैसे विकास करेगा, छत्तीसगढ़ को कहाँ पहुँचना है, किस चीज़ में हमको उसे आगे लेकर के जाना है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। उस दौड़ में छत्तीसगढ़ किसी कुशासन जैसे 5 साल चला उसे पीछे न छूट जाए, उसका एक रोड मैप, क्या रिफॉर्म एजेंडा होंगे, उस पर भी हमारा फोकस इस बजट में होगा। महागठबंधन योजना गेम चेंजर साबित हुई थी जब विधानसभा चुनाव था और अब लोकसभा चुनाव के पहले उस योजना का लाभ मिलने जा रहा है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? महतारी वंदन योजना हमारे लिए राजनीतिक विषय मात्र नहीं है, हमारे लिए राजनीतिक एजेंडा मात्र नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में हमारा सार्थक प्रयास है। जब दीदियों बहनों माताओं के खाते में सीधा पैसा जाता है तो बच्चों के स्वास्थ्य में, उनकी शिक्षा में, स्कूल में और जीवन की बेहतरी के लिए प्रयोग होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना कल की कैबिनेट में निर्णय लिया है और हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को 12,000 रुपये वार्षिक देने का निर्णय लिया। महंगाई कम करने में मोदी जी का बजट कितना सार्थक साबित होगा? निश्चित रूप से आप फिस्कल डेफिसिट को देख सकते हैं कि 2025-26 के लिए लक्ष्य रखा गया था कि 4.5% तक फिस्कल डेफिसिट को घटाते हुए पहुंचाया जाएगा। उस रोड मैप पर परफेक्टली मोदी जी की सरकार चल रही है। बजट का साइज इस तेज़ी से बढ़ रहा है। कैपेक्स में आपने देखा कि हमेशा डबल डिजिट के रेट से कैपेक्स में उछाल आया है और इस बार एक शगुन के तौर पर 11,11,111 करोड़ इतने का कैपेक्स किया गया है एक करके और 10% से अधिक फीसदी की वृद्धि कैपेक्स में भी की गई है और फिस्कल इतने बड़े बड़े स्कीम लाए गए हैं और उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट को 2025-26 तक 4.5% तक रखने के रोड मैप पर परफेक्टली मोदी जी की सरकार चल रही है। इस बार फिस्कल डेफिसिट 5.1% इस बार का है, तो निश्चित रूप से इससे इन्फ्लेशन की दर, जैसे ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था उस समय भी मोदी जी की सरकार उसे नियंत्रित करने में सफल रही और आने वाले समय में भी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने में, महंगाई को कंट्रोल रखने में सार्थक नीतियों के कारण सफल रहे। सर, ये टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया इस बार टैक्स स्लैब में, लेकिन आम नागरिकों को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में इस बार कुछ छूट मिलते नजर आएगी। हाँ, निश्चित रूप से जो 2,20,000 जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी तो इनकम टैक्स पे 2,20,000 रुपये तक का स्लैब था। उसे बढ़ाते बढ़ाते मोदी जी की सरकार आज 7 लाख रुपए तक लेकर चली गई है। तो एक बड़ा रिबेट इन 10 सालों में मोदी जी की सरकार ने दिया है। किसानों के लिए पूर्णतः समर्पित यह बजट है। 11.8 करोड़ 80 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा लाभ दिया जा रहा है। नैनो यूरिया और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, 4 करोड़ लोगों को किसान फसल बीमा का लाभ दिया गया है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को किसानों की दिशा में रिसर्च R&D में को प्रोत्साहित किया जा रहा है और नैनो यूरिया जैसे सक्सेसफुल हुआ। आज के बजट में नैनो DAP का अनाउंसमेंट आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया है। इसके अलावा जो अलाइड सेक्टर हैं उसमें एक बड़ा क्रांतिकारी कदम इस बजट में उठाया गया है कि फिशरी मत्स्य पालन का जो कार्य है उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोलने की बात, एक नया मंत्रालय उसके लिए बनेगा और फिशरी जो कि आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ में भी गांव-गांव में हम महसूस करते हैं कि आर्थिक रूप से मत्स्य पालन करने वालों को काफ़ी बड़ा लाभ हो रहा है। उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, फोकस्ड एफर्ट होगा ताकि मत्स्य पालन को, ब्लू रिवॉल्यूशन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया जा सके। इस तरह के अनेकों कदम किसानों की दृष्टि से उठाए गए। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की भी बात देगी, क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से? उसके डिटेल आने में आ जाएंगे 1-2 दिन में, आप हम सब देख पाएंगे। बट वो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम मोदी जी का है कि रूफ टॉप पर जो सोलर एनर्जी हम स्थापित करेंगे उससे जोड़ करके यह मुफ्त बिजली की योजना लाई जा रही है। और भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र अगर हमको बनाना है तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर हमारी डिपेंडेंसी को हमको घटाना पड़ेगा। उस दिशा में इसे मैं एक बड़ा कदम मानता हूं। और दूसरी ओर क्लाइमेट को, हमको क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं, धरती के सतत विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के उत्तरजीविता के लिए जो कदम जरूरी हैं
उस दिशा में ग्रीन एनर्जी के दृष्टि से ये सार्थक और क्रांतिकारी कदम है। चाइना जैसे देशों का सामना करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उस पर राहत देने की बात कही गई थी कि उसके जो प्रोडक्ट हैं मोबाइल वगैरह के जो प्रोडक्ट हैं उसकी कीमतों में उसके जीएसटी संबंधित कई तरह के राहत दी जाएगी। इस बजट में कहा जा रहा था, हालांकि इस बजट में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, तो कैसे इन देशों से सामना होगा? नहीं देखिए, इस पर बहुत ही स्ट्रेटजिकल तरीके से काम किया गया है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड जब मोदी जी ने लाया तो जिन चीज़ों का उत्पादन चाइना जैसे देशों में होता था उस पर टैक्स को बढ़ा दिया गया और उसको भारत में अगर उत्पादन करने के लिए जिन सामानों की ज़रूरत पड़ती थी उन पर टैक्स घटा दिया गया। इससे आगे बढ़ते हुए अप्रैल 2020 में इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मोदी जी की सरकार ने लॉन्च किया, जिस पे 6 से 8% का एडिशनल प्रॉफिट के लिए प्रावधान किया गया। उनको सीधा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके कारण पिछले 3-4 सालों में मोबाइल प्रोडक्शन के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित होता हुआ देश है और हम सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर आज की तारीख में बन चुके हैं। एप्पल के फ़ोन अब मेड इन चाइना नहीं आते, वो भारत में बनने लगे हैं। तो ये मोदी जी के PLI स्कीम, मेक इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड के जो पॉलिसीज़ है उसी का प्रमाण है। आने वाले समय में और बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत स्थापित होगा। थैंक यू।